गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस क्लास 8 का पार्ट हमारा आज थर्ड है। ये मेरा सेशन थर्ड होगा। प्रीवियस दोनों वीडियो में हमने फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी मेथड है उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। उससे पहले सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग ऑफ सीड, प्रोटेक्शन, इरिगेशन और डिफरेंट मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वीडिंग तक हम लोग पहुंच गए थे। वीडिंग का मतलब जो भी अनवांटेड प्लांट हमारे क्रॉप में उग जाते हैं उसको हमको साइड करना है। अदरवाइज वो क्या करेगा, सारा न्यूट्रिशन प्लांट के क्रॉप्स के बदले वो खुद ले लेगा। सनलाइट, प्रोटेक्शन, जो भी एयर है, एनर्जी है, वो तो सब वो ले लेगा। फिर क्रॉप्स को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो वीड्स होंगे उसको हटाना खेतों से बहुत जरूरी है। कैसे हटाएंगे? मैनुअली हटाएंगे, बाई हैंड मशीन से। फिर हम लोग उसमें केमिकल स्प्रे करके उसके माध्यम से, उसके माध्यम से हटाएंगे। तो यहाँ पे आप टू कॉमन, एटलीस्ट टू, कम से कम 2 वीड्स, ठीक है, वीड्स में आप याद रखेंगे किनोपोडिया, बथुआ, ठीक है, और फिर ये दूब ग्रास, ठीक है, ये कॉमन वीड्स हैं। ये 2 नाम आप याद रखेंगे। अगर कॉमन वीडिसाइड्स की बात करें, खरपतवार नाशक, तो उसमें 2,4-D और MCPA आ जाएगा। ये 2 नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद कॉमन पेस्ट, ठीक है, इंसेक्ट 2 कॉमन इंसेक्ट याद रखेंगे। वीविल्स हो गए, ग्रास हॉपर्स हो गए। फिर पेस्टिसाइड्स के 2 नाम याद रखेंगे, रोगर हो गया, सुपर किलर हो गया। इस तरीके से केमिकल्स 2 नाम आप याद रखेंगे। फिर से यहाँ पे क्रॉप्स के प्रोटेक्शन की बात तो हमेशा आएगा। जब से हमने शो किया है सीड को, तब से लेकर के हमारे उसको यूज हो जाने तक उसकी प्रोटेक्शन की बातें होंगी। देखिए अगर मान लीजिए मैंने मेज लगाया है, ठीक है, मेज लगाया है और मेज को प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो आजकल क्या होता है कि वो जो जंगली बुल है वो क्या करेंगे, कुछ नहीं, प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करता है। और डिस्टर्ब करेगा भी कैसे नहीं, जैसे उसने मूव किया तो उसके मोटे तागड़े बॉडी और प्लांट के बीच में कम स्पेस है, वो जैसे जैसे मूव करेगा वो पेड़ को तोड़ता जाएगा, ठीक है, और उसके बाली को, मक्का का जो भुट्टा होता है उसको पकड़ के वो सीधे गिरा देगा नीचे। ऐसे में फार्मर्स को क्या मिलेगा? लॉस के अलावा कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले भी, और ये नील गाय का नाम आप लोग सुने होंगे। नील गाय क्या करता है, वो ताकतवर होते हैं और खेतों में कंटिन्यू 2-4 राउंड अगर मूव कर जाए तो समझिए कि सारे क्रॉप्स को वो बर्बाद कर देगा, तोड़ देगा। तो इन सब चीजों से प्रोटेक्शन बहुत मस्ट है, ठीक है। प्रोटेक्शन वीड्स से भी है, पेस्ट से भी है। फिर ये जो भी वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन बहुत मस्ट है। नॉट फॉर ओनली वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स भी। अगर मान लीजिए काऊ है, बुफेलो है, ये सब खुल गए अचानक और खेतों में जाकर के अपना तहलका मचाना शुरू कर दिया, फिर समझिए वो क्रॉप्स जो है बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्शन तो हमेशा उसको देना है। उसके लिए तरह तरह के हथकंडे लोग अपनाते हैं, उसको बाड़ा लगा देते हैं। फिर उसमें कई बार क्या होता है कि ये कुछ बना देते हैं आदमी टाइप का, कुर्ता वगैरह पहना दिए, वो मुंडी लगा दिया मिट्टी के घड़े का, काला टीका वगैरह कर दिया, उसके हाथ में डंडा थमा दिया। एनिमल दूर से ही देखेगा, लगेगा कि अरे कोई डंडा लेके खड़ा है, तो फिर वहां पे भागेगा वो। तो प्रोटेक्शन के तरह तरह के मेथड है, लोग अपनाते हैं, उसको फॉलो करना है। अब जो है इरिगेशन की बात होता है, तो इरिगेशन भी हमारे लिए 2 तरह की है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड। इसमें देखिए ये नदी से पानी लेकर के खेतों तक हम पहुंचाते हैं, तो इसमें इसको क्या बोलेंगे? ढेकुल बोलेंगे, ठीक है, रहत बोलते हैं, ठीक है, रहत बोलते हैं। तो ये सब इस माध्यम से हम खेतों में इजिली वाटर पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है मॉडर्न मेथड में अगर इसकी बात करें, मॉडर्न मेथड में अगर बात करते हैं तो इसमें पंपिंग सेट आज बहुत कॉमन है। पंपिंग सेट, ठीक है, पंपिंग सेट, जिससे हम वाटर लेंगे, जमीन से नीचे से लेंगे और वो हम खेतों तक पाइप के माध्यम से एकदम क्विक हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें भी 2 तरीका हम अपनाते हैं। एक होता है स्प्रिंकल, ठीक है, स्प्रिंकलिंग करते हैं हम लोग, फुहारा। वो फुहारा देने के काम बहुत सारे ऐसे, देखिए वाटर अगर हम कंटिन्यू वाटर लॉगिंग करते हैं तो क्या होता है, कुछ तो पर्कोलेशन रेट आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि वो नीचे चला जाता है, नीचे चला गया और कुछ इवेपोरेशन उड़ गया। तो ज्यादातर तो स्प्रिंकल मेथड में क्या होता है कि 95% वाटर हमारा सेव होता है। और दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या है, वाटर इसमें थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा होंगे, बट ये दोनों मॉडर्न मेथड में पानी देने का, खेतों में पानी देने का सबसे आसान तरीका है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है।
अब रही बात हार्वेस्टिंग। अब जब हमारा फसल पककर तैयार हो गया, ठीक है, पककर तैयार हो गया, तो अब उसको काटने की जरूरत है। अब उसको हम क्या करेंगे, उसकी कटाई करेंगे। कटाई कैसे करेंगे, तो इसके भी बहुत मीडियम है। फिर ट्रेडिशनल मीडियम है। ट्रेडिशनल में से कैसे, वो हसुआ से, उसको हम हसुआ से काटते हैं, जिसको हम सिक्कल बोलते हैं, ठीक है, सिक्कल। इसको हिंदी में हम कहेंगे हसुआ, है ना, या हसिया। तो अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह का ये मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि इसको हम कटिंग करके, पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड हमारा है उसमें इसको कटिंग करने के बाद, हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको ऑक्स या किसी एनिमल को गोल 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 वहां घुमाते थे। बट ये बहुत पुराना है, ये हम लोग भी नहीं देखे हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग तो देखे ही नहीं होंगे, चर्चा ही नहीं है। तो उसको अब क्या है कि उसको काटने के बाद उसका छोटा 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 बनाएंगे, बांधेंगे, और बांध करके उसको क्या करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे। क्या करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, ठीक है। जो पुराना वाला थ्रेसर था उसमें थ्रेसिंग करने के बाद फिर हमको विनोविंग करना पड़ता। क्या करना पड़ता था, विनोविंग करना पड़ता था। ऐसे हवा के माध्यम से ले लिए और हवा जिधर चल रहा है ऐसे ऊपर करके गिराना शुरू किए, जो ग्रेन्स है वो नीचे गिरेगा और जो हस्क है, भूसा है, उसको हम अलग ले गए, अलग चला जाता है उड़ करके, क्योंकि वो हल्का होता है, लाइट वेट होते हैं, तो विनोविंग करते हैं। बट नाउ इट इज, ये भी हमको आज के डेट में नहीं करना पड़ता है। अब क्या है कि थ्रेसिंग, ठीक है, थ्रेसिंग का जो मेथड है वो एक ही साथ हमारा जो कॉर्न है, अनाज है, उसको रेडी कर देता है, ठीक है। एक ही, जैसे ही वो प्लांट हमने बोझा को अंदर रखा और वो उसको रेडी कर देगा। हमारा चला गया कॉर्न दूसरी तरफ, अनाज हमारा दूसरी तरफ चला गया, और जो हमारा थ्रेसिंग होने के बाद जो बच गया, और देखिए थ्रेसिंग के बाद हमारा जो बचेगा, ये इसको कहते हैं हस्क, ठीक है, हस्क। कोई भी प्लांट को थ्रेसिंग के बाद जो बचेगा, हस्क मीन्स होता है क्या, भूसा। भूसा समझ रहे हो, भूसा जो है एक फॉडर के रूप में यूज होता है, फॉडर, ठीक है, फॉडर के रूप में यूज होता है, यानी चारा के रूप में यूज होता है। और एनिमल को हम ये पूरे साल, ये सूखा चारा, ड्राई फॉडर बोले जाते हैं, ये पूरे साल, होल ईयर्स हम इसको कंफर्टेबली घर में रख सकते हैं और एनिमल उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो थ्रेसिंग इजिली हो गया, और फिर जो भी अनाज बचे उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेंगे। अब देखिए स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, स्टोरेज में दो तरीका हमको देखना होगा। एक तो होता है कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज, और एक होते हैं नॉर्मल ड्राई स्टोरेज, ठीक है, ड्राई स्टोरेज, ड्राई स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज में वो प्रोडक्ट रखेंगे जिसमें मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा है, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, इस सब में मॉइस्चराइजर यानी वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। तो इसको मुझे कोल्ड स्टोरेज में डालना होगा। इसका टेम्परेचर लो कर दिया जाता है और ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। लेकिन जैसे अनाज हो गया जो सूखा हुआ है, ड्राई है, इसमें भी मॉइस्चराइजर, आप एक चीज याद रखेंगे, इसमें मॉइस्चराइजर परसेंटेज मैक्सिमम 14% होना चाहिए। जब तक कॉर्न को सूखने के बाद उसको हम दांतों से दबा के देखेंगे, कट की आवाज अगर आता है तो समझिए कि वो हमारा स्टोरेज करने के लायक हो गया। तो ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि कितना परसेंटेज मॉइस्चराइजर उसमें होना चाहिए, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। स्टोरेज के लिए जो कॉर्न है, जो ड्राई है, उसको मैक्सिमम 14% उसमें मॉइस्चराइजर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, उसमें फिर इंसेक्ट लग जाएंगे, वीडियोस वगैरह लग जाएंगे और उसको खा जाएगा। आप सुनते होंगे गेहूं में भी इंसेक्ट इस तरफ से उस तरफ मूव कर गए और अंदर के सारे प्रोडक्ट को खत्म कर दिया, तो फिर बचा हमारे क्या, कुछ नहीं बचा। तो फिर स्टोरेज करने के लिए एक ध्यान रखेंगे, साइलो स्टोरेज, ठीक है। आप बाजार समिति वगैरह में नाम सुने होंगे, ये वहीं से सब कुछ लाते हैं, तो वहां कोई खेती तो होती नहीं है। जो हमारा खेती होता है, फार्मर्स जो हमारे उगाते हैं, वही हमारा वहां स्टोरेज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, स्टोरेज का ये मेथड हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग को समझना है कि जो भी फार्मर होते हैं, ये सिर्फ फार्मिंग ही नहीं करते हैं, ये फार्मिंग के साथ साथ आपको क्या करते हैं बताइए, कुछ और पता है? जो भी फार्मर होते हैं वो फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, यानी पशु पालन करते हैं, पशु पालन, ठीक है, पशु पालन। तो क्यों पशुपालन करते हैं? देखिए हमारे फूड में जितने भी
कंपोनेंट्स हैं। फूड कंपोनेंट्स टॉपिक आपने 6 में पढ़ा है, जिनको भी फूड कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम है इसमें हम एक वीडियो अलग से बना देंगे फूड कंपोनेंट्स के ऊपर, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पशुपालन भी साथ में करते हैं। देखिए पशुपालन करने से फार्मर को क्या मिलता है। पशुपालन करने से फार्मर को एक सबसे पहले तो कंपोस्ट मिलते हैं, ठीक है। कंपोस्ट खेतों के लिए वरदान है। खेत के लिए कंपोस्ट इतनी बड़ी चीजें है कि कितना भी हम उसमें केमिकल डाल दें, कुछ भी कर ले, लेकिन कंपोस्ट अगर नहीं है तो खेत खराब हो जाएंगे। आपको पता होगा पीएच वैल्यू मेंटेन करने में बहुत इसका काम आता है। तो सबसे पहले उसके जो वेस्टेज होते हैं, उसके काउ डंग हो गए, काउ यूरिन हो गए, एनिमल यूरिन हो गए, वो हमारा कंपोस्ट हमको मिलने का काम करता है। अभी नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंसेस होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पीएच वैल्यू उसको बैलेंस करने का काम करता है। सबसे पहले कंपोस्ट मिलेंगे। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 कि मान लीजिए कि कोई व्हीट क्रॉप लगाया है, ठीक है। और व्हीट क्रॉप जो है फाइनली 120 दिन बाद होते हैं, 120 दिन बाद होते हैं। इस बीच में इनको सिर्फ और सिर्फ व्हीट के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, कोई भी इनकम नहीं है। 120 डेज में आपको प्रोटेक्शन करना है, इरिगेशन करना है, उसमें जो भी वीडिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज करने हैं 120 दिनों तक। लेकिन अगर एनिमल हस्बेंड्री करते हैं तो इनको क्या मिलेगा पता है? इनको मिलेगा मिल्क, है ना। मिल्क पर डे मिलेगा। अगर मिल्क पर डे मिलता है तो ये पर डे की इनकम इनको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये मिल्क प्रोडक्शन हो गया। और भी कुछ इसके जैसे गोट हो गए हैं तो इसमें मीट वगैरह, ठीक है, मीट वो भी हमको मिलेगा। अगर कोई और भी तरीका है जिसमें हम लोग कैटल, इसमें पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री अगर करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, तो पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गा वगैरह मुर्गी वगैरह का पालन करते हैं, जिससे मीट भी मिलेंगे, एग भी मिलेंगे। उसे वो मार्केट में सेल करके पैसे भी कमा सकते हैं, घर में यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद और क्या करते हैं तो इसमें हनी बी का पालन करते हैं। आप देखते होंगे अभी लीची का जो सीजन है, लीची का सीजन अब फिनिश होने जा रहा है। कुछ दिन पहले तक जो उसके फ्लावर लगे हुए थे उसमें ढेर सारे डिफरेंट आप देखिए इंसेक्ट उसके ऊपर मंडरा रहा है। और आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट भी काफी नेसेसरी है। तो हनी भी अपना जो है नेक्टर वहां से कलेक्ट करता है। नेक्टर कलेक्ट करेंगे और हनी वो जो बीहाइव में रहते हैं उसमें क्या तैयार करेंगे तो हनी तैयार करेंगे, ठीक है, हनी तैयार करेंगे। और ये हनी जो है आपको न्यूट्रिशन वैल्यू में बहुत ही बड़ा इसकी पावर होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू इसका बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हनी भी जो है काफी काम की चीज है। तो जितने भी फार्मर हैं वो फार्मिंग के साथ साथ कुछ ये सब तरीका भी अपनाते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में ये सब उनको मिलते हैं, मिल्क वगैरह मिले, मीट पोल्ट्री ये सब मिले। फिर आपको हनी के प्रोडक्शन के लिए भी देखने को मिलेगा। हनी और घी, एनिमल हस्बेंड्री करेंगे तो उनको घी भी मिलेगा। ये सब एकदम प्योरेस्ट सब्सटेंसेस माने जाते हैं। हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता दूं, हनी और घी को एक साथ कभी नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हुए भी ये पॉइजनस हो जाते हैं। अगर आप एक साथ रखेंगे तो ये पॉइजनस हो जाएगा। कहीं कहीं सुनते होंगे कि अचानक कहीं पूजा हो रहा था और वहां पे लोग प्रसाद खाने से बीमार पड़ गए। तो प्रसाद खाने से जो बीमार पड़ते हैं वहां पे एक ही कॉज होता है कि हनी और घी, वो चरणामृत में ये दोनों यूज होते हैं। वो क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गया, रिएक्शन कर गया, तो फिर ऐसे स्थिति में वो पॉइजनस बन जाते हैं, लोग बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को, बुक्स को एक बार अच्छे से रीड करेंगे। शायद इसमें मैंने कोई भी वर्ड जो आपके इस चैप्टर में है मैं कोई नहीं छोड़ा हूँ। हाँ, एक अभी छोड़ा हूँ जो मैं इसके बाद जस्ट इसी के साथ मैं डील करूंगा, वो है डिफरेंसेस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। उसको मैंने इसलिए अभी तक छोड़ के रखा है क्योंकि हम आपके साथ बनाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा डिफरेंसेस पता कर पाएंगे। बट वैसे आपको एग्जामिनेशन में 5-6 डिफरेंसेस याद रखना काफी है। तो फटाफट हम लोग अब अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा डिफरेंसेस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर पे हम लोग डिफरेंसेस ओके करेंगे, उस पे हम लोग साथ में बनाएंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट ले आगे। ओके, तो लास्ट पॉइंट हमारा अब इस चैप्टर का बच गया है, जिसको आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जो लोग भी इसका डिफरेंसेस हमारे साथ क्लास में बनाए हैं उनको पता होगा कि करीब करीब 20 डिफरेंसेस तक आप लोगों ने बनाया है, ठीक है। बट आपको 20 रिक्वायरमेंट नहीं होंगे। आप एग्जामिनेशन में लॉन्ग टाइप में भी आते हैं तो 5 से 6 डिफरेंसेज आपको बताने के लिए काफी है।
देखिए मैन्यूर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है। मैन्यूर जैसे हम लोग गांव घर में आप देखते होंगे कि काउ डंग है, एनिमल डंग है, यूरिन है, जो भी कचरा है, वेस्टेज वगैरह है, प्लांट के भी कुछ पार्ट हो गए, वो सब क्या होता है एक गड्ढे में डालते हैं पूरे सीजन तक, पूरे साल तक। और गड्ढे में डालने के बाद उसको उसमें पानी भी डालते जाते हैं, लास्ट वो क्या होता है डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने के बाद वो मैन्यूर में ब्राउन कलर के टाइप का मैन्यूर में कन्वर्ट होते हैं। उसको आप देखते होंगे ट्रैक्टर से खेतों में छिड़कते हैं, वो काफी फायदेमंद होता है। ठीक है, तो हमको अब ये दोनों में क्या फर्क है। दूसरा आप देखते होंगे खेतों से दुकान से खाद लेकर के भी आते हैं लोग, खेतों में डालते हैं, बोरे के बोरे डालते हैं, खूब डालते हैं। बट इतना समझ लीजिए जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी पे एलोपैथिक दवा का हार्मफुल इफेक्ट है, उसी तरह से खेतों पे भी फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा हार्मफुल इम्पैक्ट है। उसको समझना बहुत जरूरी है। जितना आज के डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता है, आप नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर दिए जाते हैं ताकि सॉइल की भी लाइफ बची रहे। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हमको ये समझना होगा कि कैसे ये कुछ न कुछ मेरिट और डिमेरिट दोनों में है। तो आपको मैन्यूर याद रखना है कि 2-3 आप मैन्यूर को मेरिट बता दीजिए, 2-3 डिमेरिट फर्टिलाइजर का हो जाएगा, और 2-3 फिर इसका डिमेरिट भी होगा, तो 2-3 इधर इस मेरिट में आ जाएगा। तो इतना अगर हो गया तो आपका मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर का डिफरेंसेस याद नहीं करना पड़ेगा, इजिली आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि मैन्यूर बनते कैसे हैं। तो गांव में बनते हैं। ठीक है, तो कहाँ से आता है, क्या क्या चीज में बनते हैं, तो प्लांट से, एनिमल से, यूरिन हो गया, काउडंग हो गया, ये जो भी चीजें हैं वो वेजिटेबल्स का भी छिलका है उसमें हम लोग डालेंगे, और जो भी चीज है तो वो हम रखेंगे। तो कहाँ से आया, तो एनिमल से आया, प्लांट से आया। तो पता है आपको जो एनिमल से और प्लांट से जो भी चीजें आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो मैन्यूर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, पहला पॉइंट हमने लिखा, इट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये इंडस्ट्री में बनते हैं, तो ये इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं है, ये प्लांट और एनिमल का प्रोडक्ट नहीं है, ये केमिकल से बनते हैं। तो ये हमारा इट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए जहां भी हम मैन्यूर यूज करेंगे वो क्या करता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। यानी वाटर देंगे तो इतना जल्दी वो वाटर इवेपोरेट्स भी नहीं होगा, पर्कोलेशन भी नहीं होगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल का है वो इंक्रीज कराता है, कौन, मैन्यूर। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कराता है, इसके बदले में ये डिक्रीज ही कराता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके डिक्रीज हो जाते हैं और तुरंत इवेपोरेशन हो जाएगा। और ये यूज करते 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 क्या होता है कि इसमें सॉइल हार्ड होता जा रहा है और इसके पीएच वैल्यू भी बढ़ते जा रहे हैं। मैंने पीएच वैल्यू का भी डिस्कस किया है। और ये क्या करता है, मेंटेन करता है पीएच वैल्यू। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में कि पीएच वैल्यू 7 to 7.4 होना एकदम मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर पीएच वैल्यू अगर अप डाउन होता है ऐसे स्थिति में वो चीज बंजर हो जाएगा, है ना। खेतों को आप देखते होंगे बैरन हो जाते हैं, वहां कोई भी फसल नहीं उगेंगे, कोई भी क्रॉप नहीं उगेंगे, यहाँ तक कि ग्रास वगैरह भी नहीं उगते हैं। क्यों नहीं उगते हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमस खत्म हो गया है। ह्यूमस जब है ही नहीं तो फिर उसको एनर्जी मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या करता है, मैन्यूर क्या करता है, इट हेल्प्स मेंटेन द पीएच वैल्यू। ये पीएच वैल्यू मेंटेन करने का काम करता है, बट ये पीएच वैल्यू मेंटेन नहीं करता है, इसके बदले में पीएच वैल्यू बढ़ाता है। और बढ़ेगा तो क्या होगा, अल्कालीज हो जाएंगे, ये बेसिक हो जाएंगे, और वैसे स्थिति में हमारा सॉइल जो है बैरन हो जाएगा। इट इज बल्की नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट। अगर इसकी बात करिए तो मैंने बड़ाई कर दिया थी, अब थोड़ा सा हम शिकायत भी कर लेते हैं, डिसएडवांटेज भी बताते हैं। इट इज बल्की नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट। ये इतना भारी भारी होता है कि अब जमा किए जा रहा है, स्टोरेज किए जा रहा है गड्ढे में, उसको ट्रैक्टर से लेके खेतों में जाना पड़ता है। बल्कि आप देखते होंगे कि फर्टिलाइजर एक बोरा लेके गए, साइकिल पे भी लेके लोग चले गए, ठीक है, और उसको 1 एकड़ खेत में डाल दिया। जबकि 1 एकड़ में इसको लेके जाना है तो 2-3 बार ट्रैक्टर से लेके जाना होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि मैन्यूर प्रिपेयर्ड होम थ्रू द काउडंग एंड यूरिन। काउडंग, यूरिन एंड प्लांट के बहुत सारे चीजों को लेकर के घर में हम बना सकते हैं मैन्यूर को, बट फर्टिलाइजर को हम इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, घर में इसको हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ गया है। लेकिन ये कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। इसके बाद क्या है, मैन्यूर क्या करता है, हमारा इकोसिस्टम को मेंटेन करने की प्रोग्राम इसका बहुत अच्छा है। जैसे ये इंसेक्ट वगैरह को भी जिंदा रखने का काम करेगा। जैसे आपको पता होगा कि फार्मर के लिए फ्रेंड्स है कौन, अर्थवर्म। अर्थवर्म वो मिट्टी खाएगा और मिट्टी जो फिर वो निकालेगा बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसमें बहुत सारे ह्यूमस होते हैं, ठीक है ना।
तो ऐसे में ये जहां पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां भी ये काउडंग वगैरह देखते हुए रखा हुआ, वहां क्या होता है कि बहुत सारे इंसेक्ट वहां उसमें इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन आप गौर करिए, जहां पे फर्टिलाइजर यूज होगा, इसमें ये तो केमिकल है, उसका आप अर्थवर्म को देखे होंगे, पेरिप्लानेटा अमेरिकाना उसका साइंटिफिक नेम होता है। तो उसके स्किन काफी नाजुक है, काफी सॉफ्ट है, उस पर केमिकल आप डाल दीजिए, क्या होगा, बेचारा को वो केमिकल इचिंग होना शुरू हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितने भी है इसको ये किल करता है। मतलब फार्मर के लिए जो फ्रेंड्स है, जो भी इंसेक्ट है, उसको फर्टिलाइजर नहीं जिंदा रहने देगा, वो किल कर देगा। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। बहुत सारे इंसेक्ट अगर बच गए, जिंदा है, तो उसको फिर बर्ड यूज करेगा, बर्ड फिर जिंदा रहेंगे। तो इस तरीके से इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन ये इकोसिस्टम मेंटेन नहीं, बट सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के सोर्स भी माने जाते हैं। आपको पता है ये जो वाटर सोल्यूबल है, इसमें डिफरेंसेस में आप बहुत सारे लिख सकते हैं। मैन्यूर इनसोल्यूबल है वाटर में, ठीक है, और ये फर्टिलाइजर सोल्यूबल है। तो सोल्यूबल होने के कारण जब बरसात का दिन, रेनी सीजन में क्या होता है कि खेतों से वाटर जब बहेगा, वाटर बॉडी में जाएंगे, नदी में जाएंगे, कहीं भी जाएगा, तो इसके साथ फर्टिलाइजर में यूज हुए केमिकल्स भी उस वाटर के साथ चला जाता है। और जब केमिकल्स भी चले गए हैं, तो वाटर में भी वहां पे क्या होता है कि वहां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करता है, फिश को किल करता है, स्पाइरो वगैरह है उसको किल करता है। तो फिर वहां भी ये हार्मफुल इम्पैक्ट डालता है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये फर्टिलाइजर को कम से कम यूज करने की बात की गई है, जितना हो सके कम यूज करना है। तो मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर का डिफरेंसेज ये लगभग हम लोग 3, 5, 6, 7 डिफरेंसेज हम लोगों ने देखा। ये और भी डिफरेंसेज कुछ आपने मन से भी लिख सकते हैं, बट आप इतना डिफरेंसेज याद रखेंगे, इससे ज्यादा डिफरेंसेज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज हमारा चैप्टर क्लास 8 का साइंस, आपका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपके क्लियर हो गए, फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गए। ये चैप्टर आपका 1 है, चैप्टर आपका फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आपका आज कंप्लीट हो जा रहा है। आप इसका फेयर करेंगे और जो भी पॉइंट्स है इसको कॉपी में नोट करते जाएंगे। शायद फेयर करने में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आपने अगर वीडियो गौर से सुना है तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बचेंगे फेयर करते समय जो आपसे नहीं बनेगा। इसको फेयर करेंगे। इस लॉकडाउन की स्थिति में आपको ऑनलाइन क्लास नहीं मिल रहा है, यही आपके लिए सहारा है और हमारे लिए भी सहारा है। आप समझिए कि हम लोगों के लिए कितना कष्टकारी समय है। सुबह से शाम तक आप लोगों के बीच हम बिताते हैं, सुबह से रात तक, शाम तक मत कहिए। जब हम लोग जगते हैं तो सामने बच्चा मौजूद होता है और जब हम लोग सोने जाते हैं तो बच्चों के झुंड से निकल के ही सोने जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि नाइट में भी हम लोग बच्चों के बीच में रहते हैं। ठीक है, हमारे घर में तो लोग बताते रहते हैं कि आप नाइट में भी क्या पढ़ाते रहते हैं, A+B² करते रहते हैं, साइंस की डिस्क्रिप्शन करते रहते हैं, सोए हुए में भी ऑटोमेटिक माउस से निकलता रहता है। तो हम लोग तो 24 आवर बच्चों के बीच रहने वाले लोग हैं। हम लोग मतलब बोर हो रहे थे, लेकिन ये क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसको एकदम मन से पढ़िए। ठीक है, पूरा ऐसा ना हो कि पूरा साल हमारा बेकार हो जाए। स्कूल को सही होने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, और हम लोग इसको सीखने के लिए पढ़े, न कि सिर्फ रीड करने के लिए। रीड करेंगे तो कॉपी का वजन बढ़ेगा, आपके माइंड में प्रेशर बढ़ेगा। इसको सीख जाइए। आप एक चीज हम आप हर वीडियो में बताने की कोशिश भी करते हैं कि अगर आप तबला सीख रहे हो तो क्या करोगे, टीचर के सामने तबला बजा के दिखाओगे। अगर म्यूजिक सीख रहे हो, गाना बजाना सीख रहे हो, तो आप गाना गा के बताओगे। डांस सीख रहे हो तो क्या करोगे, आप डांस करके दिखाओगे। तो यहाँ अगर जो भी टॉपिक आप डिस्कस करते हो, अगर एक बार तुमने वो डिस्क्रिप्शन सेम टू सेम डिस्कस कर दिया तो समझ लो कि वो टॉपिक तुम क्लियर हो गया, तुमने लर्न कर लिया, फिर कभी भूलोगे नहीं। और लर्न जब एक बार हो जाते हैं फिर कभी भूलते नहीं है। साइकिल चलाना एक बार सीख लिया, लर्न कर लिया, क्या हुआ, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसको मेरे साथ आप लोग चलेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो आप इसको कमेंट करिएगा कि ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आएगा, हम उसको कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर योर साइड्स। ठीक है, आपके तरफ से जो भी प्रॉब्लम आएगा हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग अब केमिस्ट्री का कोई पॉइंट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी था बायोलॉजी का चैप्टर था, अगला जो टॉपिक होगा हम केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक एक करके फिजिक्स का कर लेते हैं, केमिस्ट्री का कर लेते हैं, एक बायो का कर लेते हैं। तो एक बायो का हमने कर लिया, फिर हम लोग
केमिस्ट्री या कोई दूसरा चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। हर एक वीडियो करके आप देखते जाइए। घर में रहें, सुरक्षित रहें और मन लगाकर ईमानदारी, अपने आप के लिए ईमानदार बनिए, ईमानदारी से काम करिए। तब तक के लिए गुड बाय।